प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज शुरू की है उसी के अंतर्गत आज पढ़ेंगे अध्याय 6 त्रिभुज। और त्रिभुज में भी पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसे विद्यार्थियों अपन आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम के नाम से भी जानते हैं। हमारा प्रयास रहेगा विद्यार्थियों कि आप तक पूरी गणित के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक सीरीज के तौर पर चैप्टर वाइज आप तक पहुंचाएं, जिससे आपकी परीक्षा की बहुत ही अच्छी तैयारी कम समय में हो सके। तो लेकिन विद्यार्थी, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस साइड देखिएगा, सब्सक्राइब लिखा होगा लाल कलर से, अगर तो उसे एक बार टच कर दीजिएगा और घंटी का चिन्ह आएगा तो उसको भी ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के कंटिन्यू वीडियो लगातार मिलते रहें और आप अच्छी तैयारी करते रहें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज अपन थेल्स प्रमेय का विलोम शुरू करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि थेल्स प्रमेय का जो मूल कथन है, थेल्स प्रमेय का निगमन है, आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसको। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो विद्यार्थी, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा थेल्स प्रमेय का विलोम। वीडियो शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा, तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि कोई भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ एक चरण होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं। पहले अपन लिखते हैं कथन, फिर कथन के बाद लिखेंगे दिया है, फिर दिया है के बाद सिद्ध करना, फिर यदि आवश्यकता होगी तो रचना, फिर उपपत्ति, है ना। इस टाइप से प्रमेय सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले अपन जाने लेते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन। तो देखिए, पढ़ते हैं कि यदि कोई रेखा किसी दिए गए त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थोड़ी अब समझ भी लें, है ना। देखें, एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ेंगे, फिर उसको अपन समझते जाएंगे। लिखा है यदि कोई रेखा किसी दिए गए त्रिभुज, तो यहाँ पर अभी दो बात हुई, एक त्रिभुज की बात हुई, एक रेखा की बात हुई। तो हमने मान लिया कि दिया हुआ त्रिभुज है ए बी सी, तो ए बी सी त्रिभुज हो गया। अब लिखा है यदि कोई रेखा, तो हमने एक रेखा मान ली डी ई, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कि यदि कोई रेखा किसी दिए गए त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक भुजा हो गई ए बी, दूसरी भुजा मान ली अपन ने ए सी, को समान अनुपात में बांटती है, यानी ए डी बटे डी बी। यहाँ पर ये देखिएगा ए डी बटे डी बी, इस टाइप से ये ए डी बटे डी बी। और यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा ए ई बटे ए सी। ये क्या होगा, इन दोनों के अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। ये वाली बात यहाँ पर दी जा रही है, यानी ये दिया है में आ जाएगा, ठीक है ना। कहा गया कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ये है, इतना दिया है, ठीक है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो मतलब वह यानी कि वो जो रेखा अपन ने ली है, यानी डी ई रेखा, ठीक है, वह तीसरी भुजा। तो ये दो तो आप ले चुके थे, तो तीसरी कौन सी बची, बी सी। तो बी सी की क्या होगी, समांतर होगी। ये क्या करना है, इसको अपन को सिद्ध करना है। तो ये एक प्रकार से थेल्स प्रमेय का विलोम हुआ, क्योंकि थेल्स प्रमेय में आपने पढ़ा है, ध्यान होगा, ये समांतर है दिया रहता था और लाना क्या होता था कि समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है ना। तो इसका उल्टा हुआ, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। तो आइए इसको जानते हैं कि कैसे सिद्ध करें। सबसे पहले लिखना पड़ेगा कथन। तो कथन तो आपने ये लिख दिया, अब इसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया है में लिखना अपन को, इसको समझ लीजिए, कथन उसी के अनुसार लिखना है। तो यहाँ लिखा ना दिए गए त्रिभुज में, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में कोई रेखा एल, इस रेखा को अपन एल बोले दे रहे हैं। ये वाली रेखा जो है ना, ये इस रेखा को अपन एल बोले दे रहे हैं, ये रेखा हो गई एल, ठीक है, नाम दे दिया। दिया है त्रिभुज ए बी सी में रेखा एल, त्रिभुज ए बी सी
कि भुजा, एक भुजा ये हो गई AB, दूसरी भुजा हो गई कौन सी, AC को बिंदु कहाँ कहाँ पर, बिंदु D व E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। किस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, देखिए सवाल में लिखा है कि भुजाओं का अनुपात समान हो, समान अनुपात में, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये कहाँ अपन ने प्राप्त कर लिया, दिया है, कथन से अपन ने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं लिखना क्या है, आगे करना क्या है, कौन सी स्टेप जाएगी, सिद्ध करना है। तो दिया है के बाद यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, मतलब एक प्रकार से ये अपना टारगेट है, उद्देश्य अपना, है ना, लक्ष्य है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आखिरी लाइन पे देखिए, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी तो वह यानी कौन सी बात, जो रेखा आपने ली है, कौन सी रेखा ली है, L, तो वह तीसरी भुजा कौन सी हो गई, BC, BC के समांतर है L। ये अपन को सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करेंगे L, ये अपन ने दो लाइनें ऐसी खींच दी, तो ये समांतर है का चिन्ह हो गया, समांतर है के BC की, तो अपनों को ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है L समांतर है BC के, ठीक है। तो ये इतना तो बहुत इजी है। अब इसके बाद यहाँ पर रचना की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रमेय को अपन एक प्रकार से तर्क से एक या अंतर विरोध से सिद्ध करेंगे। आपको समझाते हैं कैसे, थोड़ी समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बार ऐसी घटना आपके साथ भी हुई होगी। देखिए जैसे आप जानते कि पेन मेरा है, मैं इससे लिख रहा हूँ, है ना, आप जानते भी हैं और ये पेन मेरा है, ये जान रहे हैं इस बात को, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसको ये पेन मिल गया और वो कहने लगा नहीं ये पेन तो मेरा है, ठीक है, जबकि उसका नहीं है, और आपके पास आया, हम भी आपके पास गए। अब भाई आपको फैसला करना है कि ये पेन किसका है। आप जान भी रहे कि हाँ ये पेन सर का है, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन आप कह दिए कि ठीक है सामने वाले से कि अच्छा भाई माना पेन तुम्हारा है, ठीक है। तो अब आप उससे पहचान पूछेंगे ना कि बताइए अच्छा इस पेन की पहचान बताइए। अब उसने एक अनुमान लगाया, क्या अनुमान लगाया कि सोचा यहाँ पर एक काली कलर का है तो ये पेन काला चलता है, तो ये पेन काला चलता होगा, ठीक है, ब्लैक कलर से चलता होगा। तो जैसे ही उसने प्रमाण के लिए आपने उसको कागज दिया, कहा इसमें लिख करके बताइए, जैसा उसने ये लिखा तो आप देखें कि ये काले कलर में नहीं बल्कि तो ब्लू कलर में, नीले कलर से चल रहा है। तो आप कहेंगे क्योंकि आपका कथन, आपकी परिकल्पना गलत है, आपने कहा था कि ब्लैक कलर से चलेगा, है ना, लेकिन ये नीले कलर से चल रहा है, तो आपके कथन, आपकी परिकल्पना गलत है, इसलिए यह पेन तुम्हारा नहीं बल्कि सर का है। बिल्कुल सेम इसी विधि से प्रमेय सिद्ध हो जाएगा, बहुत ही इजी है। देखिए आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि रेखा L समांतर है BC के, है ना समांतर, लेकिन हम यहाँ पर मान रहे हैं कि माना रेखा L समांतर नहीं है BC के, तो भाई उत्तर तो देना पड़ेगा कि जब समांतर L नहीं है, ये वाली रेखा इसके समांतर नहीं है, तो कौन सी रेखा समांतर होगी। तो हम यहाँ पर एक अन्य रेखा मान ले रहे हैं। हम यहाँ पर एक रेखा ऐसे मान रहे हैं कि जो D से होकर के गुजर रही है ये, और इस रेखा को हम कह रहे हैं, ये जो यहाँ से गई ये रेखा, ये L डैश बोले दे रहा है, ठीक है, L डैश, ये रेखा समांतर है कह रहे हैं, ये रेखा समांतर। आपको लग रहा है कि समांतर नहीं है, लेकिन इसी को अपन मान रहे हैं कि ये समांतर है। अब जब आखिरी में जब इसका रिजल्ट निकल करके आएगा ना, तो परिकल्पना गलत साबित होगी और अपने आप ये L रेखा समांतर ना होकर के L हो जाएगी। बड़ा मजा आएगा प्रमेय समझने में, देखिएगा, ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई कौन सी रेखा समांतर है, तो सामने वाले से उत्तर आए कि रेखा L डैश, ये L डैश लिखा हुआ है, ठीक है, L डैश समांतर है काय के BC के, जो AB के बिंदु D से होकर के गुजरती है और AC को बिंदु F पर काटती है, ये अपन ने मान लिया। तो ये अपन ने एक परिकल्पना ली, इसको अपन को लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जब उत्पत्ति लेंगे तो इसी चीज को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे उत्पत्ति, यहाँ लिखेंगे माना रेखा L समांतर नहीं है, ठीक है, समांतर नहीं है काय के BC के, ठीक है। तब एक अन्य रेखा, इसको अपन ने लिख दिया L डैश, है ना, L डैश BC समांतर है
BC के, ये मान रहा है। ठीक है, जो कहां से गुजरती है, जो AB के बिंदु D से गुजरती है, ठीक है ना, गुजरती है, तथा AC को बिंदु कौन सी बिंदु पर, F, बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। ये अपने क्या ले ली, परिकल्पना ले ली। ठीक है ना, तो भाई ये चीज लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या लेकर के चल रहे हैं कि L डैश रेखा समांतर है BC के। तो जब हमने यहाँ पर ये मान लिया कि L डैश समांतर है BC के, तो सामने वाले को याद दिलाएंगे कि भाई ये जो समांतर है, तो थेल्स प्रमेय में लगता है ना कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है कि नहीं। तो सामने वाला कहेगा हाँ करती है, तो थेल्स प्रमेय में है। तो यहीं से बात लेकर के अपन आगे बढ़ते हैं। कैसे, यहाँ पर कहेंगे तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय से आपने पढ़ भी लिया है इस प्रमेय को, है ना, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से जब ये समांतर हो गई ये रेखा इसके, तो ये समान अनुपात में बांटेगी, यानी AD बटे DB। तो यहाँ लिखेंगे AD बटे DB, ठीक है ना। और इस साइड क्या लिखेंगे, AF बटे FC। ठीक है, AF बटे FC, इतना अपन ने लिखा, इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये अपन ने परिकल्पना से लिया, लेकिन हमें ये चीज तो दी गई थी, एक बात और दी गई थी, ये देखिए, तो जो चीज दी गई है उसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल्स होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेकिन यहाँ देखें AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है ना, इतना, इसको अपन ने समीकरण नंबर 2 लिखा। अब यहाँ पर कहेंगे कि भाई यहाँ देखिए AD बटे DB, यहाँ भी AD बटे DB है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों के राइट हैंड साइड तो बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सहमति मिलेगी, यानी ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बात निकल कर के आ रही है कि AF बटे FC बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ठीक है, ये यानी हमने कहा कि ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर कहें, देखें एक गणित लगाइए आप, कि जैसे हमने लिखा कि यहाँ पर 5 और बराबर है 5 की, सबको मालूम 5 बराबर 5 के होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1 जोड़ दें और यहाँ भी 1 जोड़ दें, तो क्या अभी भी बराबर होगा? हाँ होगा, बिल्कुल नियम है, क्योंकि 5 1 6, 6 बराबर 6। तो सीधी सी बात है, ये समीकरण है, समीकरण का रूल जानते हैं, दोनों पक्षों में एक निश्चित संख्या को जोड़ सकते हैं, निश्चित संख्या को घटा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी रूल्स के तहत हम दोनों पक्षों में एक जोड़े दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो ये लिखना पड़ता है विद्यार्थी, तभी पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक जोड़ने पर, ये हो जाएगा AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो इसके बाद थोड़ी स्टेप नीचे करनी होगी, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप नीचे कीजिएगा पूरी स्टेप, ठीक है, जिससे समझ में अच्छे से आए। यहाँ हम इसके बाद कर दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल जोड़ेंगे, तो एलसीएम निकालते हुए इसको हल करेंगे, तो इसके बाद क्या हो जाएगा AF धन FC, है ना, बटे FC, ये इसका हल ये हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि
ये इसका लघुत्तम लेंगे तो इसमें एफ सी यहाँ गुणा हो जाएगा और बटे में भी एफ सी आ जाएगा। लघुत्तम लेना आपने सीख लिया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी, ठीक है, बटे में ई सी हो जाएगा ये। अब इसको आप हल करें तो थोड़ी सा देखें क्या हो जाएगा, चित्र में देखें चल करके। ए एफ धन एफ सी, ये लाइन समझ लीजिए फिर से। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये मान लीजिए कि एफ सी इसमें गुणा हो गया तो एफ सी आ गया, फिर पूरी का बटे एफ सी हो गया। ऐसे ई सी का गुणा इसमें मान लीजिए ये आ गया और पूरी का बटे ई सी हो गया। वैसे आप लघुत्तम हल करना सीख गए हैं, पिछले वीडियो में अपन ने उसकी चर्चा कर ली है। अब यहाँ पर देखते हैं ये चित्र में, चले ए एफ धन एफ सी कितना हो जाएगा, देखिए ए एफ धन एफ सी, तो इतना टुकड़ा और इतना पूरा टुकड़ा मिलकर के ए सी बन जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ए सी बटे एफ सी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ देखिए ए ई धन ए सी, तो यहाँ भी बन गया कितना, ए सी और बटे में ए सी, ठीक है। अब ए सी यहाँ आया, ए सी यहाँ आया, तो ए सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ फाइनली क्या बचा, उल्टा करके लिख देंगे तो एफ सी और यहाँ पर बचेगा ई सी। यानी ये लाइन ये सूचित कर रही है, क्या सूचित कर रही है कि एफ सी बराबर ई सी। यहीं पर बात पकड़ में आ जाएगी, देखिएगा कैसे। यहाँ सामने वाले को अपन एक प्रकार से देखो उसी की बात पे फंसा लेंगे। कैसे फंसा लेंगे, देखिए ये चित्र में लेकर के चलते हैं एफ सी, तो कहेंगे एफ सी कहाँ है भाई बताइए, तो उसने कहा एफ सी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है इतना, एफ सी इतना। कहाँ है, तो कहेंगे यहाँ से ई सी, ये ई और यह सी। तो देखिए ई सी तो छोटा टुकड़ा है और एफ सी बड़ा टुकड़ा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ये लाइन तो बड़ी है आपकी और ये रेखाखंड छोटा है, ये रेखाखंड बड़ा है, तो ये बराबर कैसे हो सकता है। एफ पॉइंट अलग है, ई पॉइंट अलग है, एफ दूसरी जगह पर है, ई दूसरी जगह पर है, तो कैसे बराबर होगा। यानी उसको हम कहेंगे कि एफ सी ये हो गया, अगर ये एफ और ये सी, ये दिख रहा होगा आपको, रेड कलर से बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, एफ सी ये हो गया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं ई सी है, यहाँ पर यहाँ पॉइंट ई है, तो कहेंगे इतना टुकड़ा और इतना टुकड़ा बराबर कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। ये तब होगा जब एफ बिंदु कहाँ पर आ जाए, पूरा एफ बिंदु यहाँ पर आ जाए, है ना, कहाँ ई के संपाती ना हो जाए। तो जैसे ही एफ बिंदु कहेंगे ई के संपाती हो गया, तो हाँ बात तो वही आ गई। फिर हम कहेंगे जब एफ बिंदु ई के संपाती हो गया, यानी आपकी रेखा एल डैश एल के संपाती हो गई, इसलिए एल डैश समांतर नहीं है, बल्कि कौन सी रेखा समांतर है, एल रेखा समांतर है। तो इसी को अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए जो अभी अपन ने चर्चा की है उसे अपन किस प्रकार व्यवस्थित ढंग से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेकिन एफ सी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू ई सी के। क्यों बराबर नहीं है, आप समझ सकते हैं कि दो अलग अलग रेखाखंडों की लंबाइयां बराबर नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों एक ही यहाँ पर एक ही भुजा पर है ना, तो कैसे बराबर होगी। ये एफ सी आपने कहा ना कि एफ सी इतना है और ई सी इतना है, तो एफ सी तो बड़ा हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर चित्र से अपन भी देख सकते हैं कि ये एफ सी इज नॉट इक्वल टू ई सी, है ना, बराबर नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं कि यह तब तक संभव नहीं, कब तक संभव नहीं है, कि जब तक एफ बिंदु धीरे धीरे खिसक करके कहाँ पर ना जाए, ई पर ना आ जाए, यानी संपाती ना हो जाए। संपाती का मतलब जैसे एक ये और दूसरा बिंदु फिर इसी के ऊपर बना रहे हैं, तो इसको संपाती कहते हैं ना, एक के ऊपर एक बिंदु है तो बिंदु क्या कहलाएंगे, संपाती कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये, क्योंकि यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि एफ बिंदु एफ बिंदु ई के संपाती ना हो जाए, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि एफ सी नॉट इक्वल टू ई सी, क्यों, क्योंकि यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि एफ बिंदु ई बिंदु के संपाती ना हो जाए। अच्छा, जब ये एफ बिंदु ई के संपाती हो जाएगा तो ये वाली रेखा घूम करके कहाँ जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो ये इसको अपन ने लिखा, अर्थात रेखा एल डैश जो यहाँ से जा रही थी नीचे से, एल डैश रेखा एल के संपाती
ना हो जाए, रेखा एल की संपाती ना हो जाए। ठीक है, तो अब जब इसकी संपाती हो गई तो एल डैश का स्थिति समाप्त हो जाएगा, वो क्या कहला जाएगी, एल ही कहला जाएगी, है ना। तो अतः ली गई परिकल्पना, यानी जो अपन ने परिकल्पना शुरू में ली थी ना कि एल डैश समांतर है बीसी के, वो परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। अब जब परिकल्पना गलत हो गई तो आपने वही उत्तर देना है ना कि भाई आपकी बात झूठी इसलिए हमारी बात सच्ची। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए आ गया कि एल समांतर है बीसी के। तो देखा विद्यार्थी कितना इंटरेस्टिंग प्रमेय था और समझने में भी बहुत अच्छा लगा होगा आपको, तो इसको नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों कैसी लगी आज की कक्षा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। हमें उम्मीद है वैसे कि आज की कक्षा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और पूरा प्रमेय विलोम जो थेल्स प्रमेय का समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार के और भी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के हैं, उन्हें चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सरल से सरल तरीके से समझने के लिए आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा प्रयास होगा हम आपको पूरी गणित की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का जो निचोड़ है उसे आप तक पहुंचाएं, वो भी बहुत ही सरल विधि से। तो ये आप जब सहयोग करेंगे तभी संभव होगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस साल बिल्कुल टारगेट बना लें कि हमें गणित में विशेष योग्यता लानी ही है। गणित में बिल्कुल टारगेट बना करके चलिए, 100 में से 100 लाएंगे ही। तो आप अपने मन में संकल्प करें और उसकी पूर्ति में हम आपके साथ हैं। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।